दुनिया जो जिस ऑयल और गैस के पीछे पागल है, और आजकल जितना हमने ऑयल एंड गैस के बारे में सुना है, हम कहाँ खड़े हैं, देश की क्या स्थिति है, क्या होता है, कैसे होता है। It's a very intriguing and a very fascinating world. दुनिया में ये मान्यता था कि असम के अलावा इंडिया में कहीं ऑयल नहीं है. Touchwood, the first well we drilled, which is known by the name of Chola, we got a discovery there. तो हम लोग हमारा और वही जो रिफाइनरी है, it is the world's second oldest refinery. मैं सीखना चाहता हूँ कि तेल की डिस्कवरी कैसे होती है। तेल खोजना एक इंटीग्रेटेड साइंस है. तेल पानी से हल्का होता है, ऊपर होता है. गैस तेल से भी हल्का होता है. तो वो क्या करता है, जब आपको पता है यहाँ पे ऑयल है, 100% श्योरिटी होती है कि यहाँ पर है, एट द बेस्ट इट कैन बी 5 वेल में से एक में मिलेगा. और उस समय का क्या करंट प्राइस चल रहा है, क्रूड प्राइस, और अगर हम उसको ड्रिल कर देते हैं तो 3 साल, क्योंकि डेवलपमेंट में टाइम लगता है उसको मतलब प्रोडक्शन में लाने में, तो 3 साल डाउन द लाइन कितना क्रूड का लाइकली प्राइस हो सकता है. तो हम अलग अलग सिनेरियोज में उसका टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस भी करते हैं. इंडिया में हम लोग फिर भी 4 में से एक ऐसी कोई एक बात भारत के बारे में, भारत में जो आपको बहुत फैसिनेट करती है, जो आपको अपने करियर के दौरान पता पड़ी और आपको लगती है कि यार ये कमाल की बात है, देश को पता होनी चाहिए. हिमालय जो था वो एक्चुअली में ये माला की तरह है, या इट्स लाइक एन इन्वर्टेड यू. जैसा कि आप बता रहे हैं, ठीक ठाक ऑयल हम लोग को मिल चुका है अपने देश में भी. 88% आज भी हमारी जो नीड्स हैं हम बाहर से पूरी करते हैं. क्या वो दिन आपको पॉसिबल दिखता है जहाँ 100% हम इंडिया डिपेंडेंट हो जाएंगे? आप ये देखिए कि एक वेल में इट इज नॉट ओनली वन लेयर. आप अगर केक इमेजिन करिए विच इज अ मल्टी लेयर्ड मल्टी कलर्ड केक, ये अर्थ वैसे ही है. आई बिलीव इतनी सारी चीजें हैं इसमें. यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय डबल नंबर्स इन अ ईयर. मतलब अगर एक बहुत एफिशिएंट सिस्टम होता तो हो सकता है कि हम लोग बहुत आसानी से अपनी रिक्वायरमेंट खुद मीट क्यों कर नहीं? लें. मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में. थैंक यू. बहुत ही कमाल का पॉडकास्ट आज हम करने वाले हैं. ऑयल एंड गैस की इस दुनिया को, जियोलॉजी की इस दुनिया को, आपका बहुत ही सेलिब्रेटेड करियर है, आपने बहुत ही कमाल का काम किया हुआ है मैम. तो आज इस पूरी दुनिया को हम आपके लेंस के थ्रू समझेंगे कि क्या है, कैसे दुनिया जो जिस ऑयल और गैस के पीछे पागल है, और आजकल जितना हमने ऑयल एंड गैस के बारे में सुना है, हम कहाँ खड़े हैं, देश की क्या स्थिति है, क्या होता है, कैसे होता है, काफ़ी चीज़ें मैं आपसे समझना चाहूँगा. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके सुपर पॉडकास्ट में. Thank you so much for inviting me, and extremely thankful because ये एक मीडियम बनेगा लोगों से पहुंचने का, खासकर यंगस्टर्स से कनेक्ट होने का. एंड हम लोगों का दुनिया काफ़ी सब सरफेस का दुनिया है, यू नो, जियो साइंसेस. लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम आज अगर आप ये स्टूडियो में भी देखेंगे, द प्रोडक्ट्स, द एंड प्रोडक्ट्स, दे कम फ्रॉम क्रूड ऑयल. यू नो, लॉट ऑफ प्लास्टिक हम लोगों के यूज़ में आजकल है, कंज्यूम कर रहे हैं हम. सो देयर इज़ अ कनेक्ट टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच इज़ अराउंड अस ऑन सरफेस. एंड yes, it's a very intriguing and a very fascinating world. आपकी शुरुआत इस दुनिया के अंदर कैसे होती है? आपका इंटरेस्ट इस जियो साइंस के अंदर, जियोलॉजिस्ट बनने के अंदर, ऑयल एंड गैस की दुनिया के अंदर, ये चीज़ें आपके जहन में कैसे आती हैं? आप कैसे इन चीज़ों की तरफ आकर्षित होती हैं? लाइक कैसे पिक किया मैंने? हाँ, शुरुआत में जब आपको पहली बार लगा कि यार मुझे तो पत्थर देख के बताना कि कैसा पत्थर है. सॉरी, मैं काम को बहुत छोटे तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन जियो साइंस की दुनिया की तरफ आप अट्रैक्ट कैसे हुई? एक्चुअली में क्या है कि मैं बेसिकली एक स्पोर्ट्स फैमिली से हूँ जी. मेरे फादर हॉकी और फुटबॉल बहुत खेलते थे. आई माइट बी 42-43 ईयर्स की एज में, एंड देन उनको एक इंजरी हो गया था हॉकी से जी. तो विच हैड टू बी ऑपरेटेड. जी. आई वाज अ स्मॉल किड. आई मीन आई एम वन ऑफ द thing which is I was born quite late in their lives. I came very late in their lives. तो and मुझे याद है even before starting school, my father used to take us to watch. I'm from Dehradun. जी. तो तब टूर्नामेंट्स होते थे रीजनल लेवल के, वहाँ पे क्लब टूर्नामेंट्स. 60s की बात कर रही हूँ मैं. तो 68-69 में मी एंड माई यंगर ब्रदर, 2 years younger to me. So वो मैच देखने जाते थे, तो he used to take us with him. पवेलियन करके एक जगह है देहरादून में, वेरी फेमस.
तो फुटबॉल मुझे तब से, एंड देन स्कूल जब हमने स्टार्ट किया तो इनिशियली एथलेटिक्स में, बिकॉज I was a little taller than other kids, a little bit more enduring, might be because of being a pahadi or whatever. But I was good at sports, and धीरे धीरे करके I studied in the convent of Jesus and Mary Dehradun. तो जो हमारे टीचर थे, PT and sports teacher, he मतलब एथलेटिक्स में लाइक यू नो रनिंग हो गया, लॉन्ग जंप्स था, देन तो वहाँ से देन ही इंट्रोड्यूस्ड अस टू towards basketball from class 5, and from that day like it still remains a passion with me. और आप बिलीव नहीं करेंगे, मॉर्निंग एंड आई मेड इट टू द स्कूल टीम बाय, हमारा जूनियर स्कूल होता था, जूनियर स्कूल में तो ठीक है कैप्टन होते हैं आप अपनी टीम के, जूनियर अप टू क्लास 6, बट बाय 7th standard when I reached the senior school, even then I was in the school team. And by the, I think, class 10, I was in the district team. And I have attended school nationals representing Uttar Pradesh. Wow. When I was in class 11. जी. So sports was very much an integral part of us. The other thing which I learned from my father, and because of his interest, I do not know, since the time I started forming words, I am a very avid reader. जी. तो अमर चित्र कथा से शुरू होके, एंड बाय द टाइम आई वाज इन क्लास 3 and 4 आई वाज रीडिंग एनेट ब्लाइटन्स वगैरह तो होता ही था जी स्कूल लाइब्रेरी में भी, एंड बट अल्फ्रेड हिचकॉक का एक 3 इन्वेस्टिगेटर्स करके है, इट्स लाइक अ मिस्ट्री बीइंग सॉल्व्ड जी. and I think by 7th or 8th I could finish 200 pages in a day. In a day. Yeah. Wow. So along with my school, my practice, क्योंकि फिर हम लोगों को regular practice 4:30 to 6:30 after school. My school would be over by 2. सुबह 8 बजे से, and then the nuns in the school were very particular about basketball. And we always used to be the champs, you know, our school, girls' school था. So reading and all that. Then I started, you know, fiction in a more bigger way. जी. And in class 11, there is a book called Landslide by Desmond Bagley. He was a very prolific writer during the 80s and, you know, 90s में. कुछ books उनकी 7 जो काफ़ी मैंने books पढ़ी हैं, but if you have read Alex Haley or Arthur Haley, they will write on one particular subject, do it very, you know, intensively. तो उन्होंने Landslide was a book on a dam being constructed on somewhere in Canadian Rockies, and forested area है, and the main protagonist, the main hero of the whole plot was a geologist. अच्छा. Or I mean the whole story is there, but the basic thing which struck me was like, and he was in the open, I mean in the outdoors, collecting samples, rock samples, soil samples, testing them. You know, when you build a dam and you hold a huge body of water which is going to have lot of implications on the environment, not only in cutting down of trees and all, but also, you know, because of the fluidity of water. जी. है ना, तो वो उसमें क्या होता है कि एक तो उसका वेट होगा, देन उसका परकोलेशन होगा, जैसे आप ग्राउंड वाटर को चार्ज होता है रेन वाटर से, तो उससे पानी इधर उधर जाएगा. एंड देन आपको ये भी देखना है दैट द रॉक व्हेन यू बिल्ड द डैम, जिस पे आप उसको एंकर करेंगे डैम को, हमारे में जहाँ रोकेंगे पानी को आप. हाँ, जहाँ रोकेंगे वो रॉक इतना मजबूत होना चाहिए कि उसको यू नो द डैम के स्ट्रक्चर को विद होल्ड कर सके, यू नो विद स्टैंड कर दे, प्लस साइस्मिक एक्टिविटीज. सो मुझे वन थिंग वाज ऑफ कोर्स इट वाज वेरी फैसिनेटिंग द वे इट हैज, आई लर्नड अ लॉट ऑफ टर्म्स जो जियोलॉजिकल या वैसे हैं from that book. और दूसरा मुझे ये लगा कि it is a good profession in the sense that you don't have to sit behind a desk 9 to 5. So somewhere I think that thought stuck I would say, वो रहा. And of course when I was a kid 7th 8th तक मेरा पायलट बनने का एक सपना था, huge सपना था.
आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का भी था, जी। बिकॉज यू नो इन गढ़वाल एंड कुमाऊं उत्तराखंड से बहुत लोग जी। उसमें फैमिली से भी बहुत थे, बट समहाउ दैट काइंड ऑफ अ लाइफ ऑफ डिसिप्लिन, you know, one is discipline, the other is like you really are left to make your own decision at a critical point of time. जी 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 करेक्ट। तो मुझे था, पर उस समय गर्ल्स को लेते नहीं थे जी। फोर्सेस में, एंड देन आई सेड पायलट, बट देन बिकॉज आई वाज ह्यूजली इनटू स्पोर्ट्स, थोड़ा मेरा स्टडीज उतना वो नहीं रहा, दो आई डिड वेल, बट थोड़ा सा, तो माय यंगर ब्रदर टोल्ड मी, ही सेड तुम्हें तो मैथमेटिक्स करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा पायलट बनने के लिए, तो आई सेड अच्छा, मैंने कहा ये तो फिर, सो व्हेन, बट वन थिंग वाज सर्टेन कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना था जी। आई हैव turned vegetarian in my masters, though I am from a Rajput family. जी। दूसरे को मतलब दर्द में देखना I don't like. जी जी। So then BSc में जब मैंने entrance लिया तो I saw an option chemistry और geology. जी। तो I picked up geology. दो मेरे मार्क्स केमिस्ट्री में अच्छे थे 12th में, मेरे फादर ने बोला कि तुम केमिस्ट्री में इतना स्कोप है करने के लिए, he said who has heard of geology, literally his words, he said who has heard of geology, बोला तो केमिस्ट्री में तो तुम इतना आगे भी अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, though at that point of time career was not a, you know, correct, having a career was not a necessity. पढ़ लीजिए, yes. तो पर somehow I said मेरे को अच्छा लगता है, and I feel an inclination towards it, and I think from that moment onward it was like sort of a love at first sight or whatever. Still continues. I'm very passionate about geology. I love studying things, but I must admit कि there are so many things in nature, in Earth's processes which we still don't understand. So I'm still a student of geology, and I love that. So फिर अच्छे मार्क्स अच्छे आए तो MS मास्टर्स में मेरे को एडमिशन मिल गया। जी जी जी। Then because might be I had attachment to geology, तो पढ़ने का मन भी करता था, इसलिए मार्क्स भी अच्छे आते थे। जी। Then I got a scholarship for my PhD also, जी। through entrance exams. CSIR का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो आई जॉइंड माई रिसर्च एज अ जूनियर रिसर्च फेलो एंड कंटिन्यू टिल 1.5 years, तब तक ONGC का एग्ज़ाम आ गया। सो व्हेन आई टुक अप ONGC then it was entirely different world. तो ONGC again, the kind of exploration or production or subsurface work we do is again still a fascination, still a passion. यही मेरा आपसे अगला सवाल था मैम कि ONGC का जब एक कॉमन आदमी नाम सुनता है तो पेट्रोल पंप पे देख लेता है, हाँ. या पेट्रोल से ज़्यादा उसकी सोच जा पाना मुश्किल है। बहुत लोगों की, कई लोग जानते भी होंगे, पर बहुत सारे लोगों को पेट्रोल के आगे उसके बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ONGC बियॉन्ड बीइंग विजिबल ऑन पेट्रोल पंप्स, ONGC क्या है, अगर आप देश को बताएं कि ONGC क्या करता है। देखिए ONGC पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है जी, वो 3 ब्रॉड डिवीजन में डिवाइडेड होता है। एक होता है अपस्ट्रीम, एक होता है मिड स्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। क्या है ये तीनों? तो अपस्ट्रीम जो है वहाँ पर एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, मतलब कि हम तेल की खोज कर रहे हैं या खोजने की कोशिश कर रहे हैं और उसको ज़मीन से ऊपर ला रहे हैं। ठीक है, ये अपस्ट्रीम हो गया, इसलिए इसका नाम अपस्ट्रीम। इसमें ONGC है, ऑयल इंडिया नॉर्थ ईस्ट अगर बोलेंगे ऑयल इंडिया है, वेदांता का है, प्लस छोटे और कंपनीज हैं प्राइवेट में। रिलायंस भी कुछ टाइम तक उसमें अपस्ट्रीम में है, उनका अभी भी जो कृष्णा गोदावरी ऑफशोर के फील्ड है। फिर आता है मिड स्ट्रीम जिसमें गेल आता है जी। तो गेल और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गए या कोई पाइपलाइन है, हम नीचे से सरफेस तक ले आते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं जी, और उसको बेच देते हैं। ठीक है। उसके बाद में उसको कैरी करना गेल का, गैस के उसमें गेल का काम है या और उनका काम है जी। और जो रिफाइनिंग और मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है वो डाउनस्ट्रीम का काम, जिसमें रिलायंस की रिफाइनरी इतनी, जिसमें रिलायंस है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है ना।
नायरा, ये सब है जी BPGO जो है, जी। ये मार्केटिंग और रिफाइनिंग कंपनीज में आ जाता है, तो ये जी। डाउनस्ट्रीम है। जी ONGC मेनली अपस्ट्रीम है, में focus एक्सप्लोरेशन है। ठीक है। नहीं, उसका 1956 में इट वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जी क्योंकि आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं तो इंडिया में ऑयल एंड गैस ऑलमोस्ट आई थिंक आफ्टर द फर्स्ट वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया इन जी। 1869 ड्रेक वेल के नाम से। जी इंडिया में 1889 में डिगबॉय के पास में हम्म असम में उस समय असम रेल एंड टिम्बर कंपनी होता था, उसके हाथियों के पैर में लग के आता था ये ना, क्योंकि वहाँ पे ऊज करता है वो सरफेस पे। हम्म तो फिर किसी ब्रिटिश ऑफिसर ने देखा कि ये रोज हाथी के पैर, क्योंकि वो लोग टिम्बर जंगल में लेके आते थे, तो वहाँ से डिस्कवरी है। द फर्स्ट वेल वाज ड्रिल्ड, मतलब प्रोडक्शन 1890 में स्टार्ट हो गया था। 1890 में ही पहला तेल का कुआं तेल, हाँ, जो हम तेल दिग्बोई का में। कुआं दुनिया भर में से 1890 की। हाँ, तो हम लोग हमारा, और दिग्बोई जो रिफाइनरी है, इट इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड ओल्डेस्ट रिफाइनरी। विच वन? दिग्बॉय नॉर्थ ईस्ट में जो है, असम जो में है। ONGC की रिफाइन? नो, ONGC की नहीं है, वो अच्छा। इंडियन ऑयल के अंडर आती है। अच्छा तो क्योंकि ये रिफाइनिंग मैंने बोला ONGC के उसमें जी जी नहीं ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ONGC जो है वो सिर्फ तेल और गैस खोजता को है और खोजता उसको है और produce प्रोड्यूस करता है। करता है, ठीक मतलब सरफेस तक ले आता है, ठीक है जमीन के नीचे खोज करता है और जी, उसको जी, जी। ऊपर प्रोड्यूस करके जी ले आता है। और फिर वहाँ से जब पाइप मतलब पंपिंग स्टार्ट होता है, उसके बाद में आप मिड स्ट्रीम में जैसे गेल जी, वगैरह है जी और बाकी ये है, तो ये आते हैं। और फिर रिफाइनिंग वाला पार्ट। जी अब ONGC ग्रुप ऑफ कंपनीज की अगर आप बात करें, जी एक ONGC है जो 56 में, और हमारा उसके बाद में दुनिया में ये मान्यता था कि असम के अलावा इंडिया में कहीं ऑयल नहीं है। काफ़ी वेस्टर्न कंपनीज ने स्टडी करके, अमेरिकन ब्रिटिश कंपनी ने बोला और कहीं ऑयल नहीं है। देन वी टुक हेल्प ऑफ रशियंस एंड रोमेनियंस, और 1959 में 56 में ONGC फॉर्म हुआ है। 59 में पहली जो हमारा अपना जो बोलेंगे डिस्कवरी, वो अंकलेश्वर कैम्बे के पास में हुआ है ना। तो 59 में हमने फर्स्ट वेल आउटसाइड असम तेल की डिस्कवरी करी है। मैम ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे आगे चलेंगे इस बारे में, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि तेल की डिस्कवरी कैसे होती है, क्या होता है कि समझ में आता है कि यहाँ तेल है, और हाँ। ऐसा क्या था जो पहले वो लोग नहीं देख रहे थे और हमने देखा तो हमें मिला? नहीं, वो अलग अलग मेथड्स होते हैं। जी। और देखिए, तेल खोजना एक इंटीग्रेटेड साइंस है। जी, तो से आप सबसे सरल भाषा में समझाएं कि क्या करना पड़ता है? अच्छा, आपका सबसे पहले तो बोलेंगे कि जैसे तेल, गैस और पानी, ये एक मिक्स होता है जी नीचे। जी आप पानी के लिए, जैसे जो हाइड्रोजियोलॉजी हमारा एक पार्ट होता है, आपको भी पता है कि पानी के लिए भी प्रॉस्पेक्टिंग की जाती है। जी बिल्कुल, जब आप कुआं खोदते हैं। ठीक बात। तेल में ये है कि अगर वो सरफेस के पास है, जैसे मैं डिगबोई का एग्जांपल ले रही हूँ जी। कि वो सरफेस पे ही आ रहा है, तब तो ठीक है, आपको हाँ। दिख रहा है, आपने वहाँ पे आसपास ड्रिल किया, तेल मिल जाता है। जी दूसरा क्या होता है कि कई बार नेचुरल एंटीक्लाइंस होती है। अब तेल क्या होता है, बॉयंसी फैक्टर होता है। तेल पानी से हल्का होता है, ऊपर होता है। गैस तेल से भी हल्का होता है। तो वो क्या करता है कि लीस्ट प्रेशर एरिया में जाने, जब बन जाता है तो लीस्ट प्रेशर एरियाज की तरफ वो माइग्रेट करता है जी। जनरेशन के बाद। तेल भी अच्छा, पानी के साथ में, गैस के साथ में, क्योंकि वो कोई भी फ्लूइड है वो लेसर प्रेशर्ड एरिया में आना चाहेगा। दूसरा ये है कि वहाँ पे वो पोरस होना चाहिए, वो रॉक जी। पोरस मतलब उसमें पोरोसिटी या छोटे छोटे जो बोलते हैं छेद होने चाहिए जिसके अंदर वो बैठेगा। ठीक है। फिर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, परमेबिलिटी होनी चाहिए कि एक छेद दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। तो ज़्यादातर हम एंटीक्लाइंस को ढूंढते थे। पहले जो होता था, एंटीक्लाइन की डोमल स्ट्रक्चर दिख रहा है और पता है आसपास में तेल या गैस का कहीं पे एक पर्कुलेशन है, इसमें वेजिटेशन भी होता है। तो हम लोग रिमोट सेंसिंग से वेजिटेशन आइडेंटिफाई करके या स्ट्रक्चर्स जो होते हैं सरफेस के, वो आइडेंटिफाई करके, फिर ग्रेविटी मैग्नेटिक स्टडी होता है। उसके बाद में जियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं कि भाई यहाँ पे क्या रॉक टाइप है, संभावना क्या है, ऊपर क्या रॉक टाइप है और नीचे क्या रॉक टाइप है। अब जब तेल माइग्रेट करता है तो एक तो उसको चाहिए कैरियर बेड, जिसमें कि पोरोसिटी और परमेबिलिटी दोनों होना चाहिए, छेद होने चाहिए और उनके बीच की इंटरकनेक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए वो कहाँ तक चलता जाएगा।
कहीं तो उसको रुकना है इकट्ठा होने के लिए, तो उसके लिए हमें इम्परवियस लेयर चाहिए जो कि उसको रोके। अच्छा, तो अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वो एक जगह इकट्ठा होने लग जाता है। मतलब देखिए, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो जो तेल है उसको ऐसा रॉक चाहिए जिसमें पोर्स हो, ताकि वो उसका रिजर्वॉयर हो गया, जहाँ उसमें बैठ तो है सके, ही, हाँ, वहाँ बैठ सके। सके। दूसरा, उसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि वो ट्रैवल कर सके। हाँ। और इतना ट्रैवल ना कर जाए, उसको रोकने के लिए हमें क्या बोला आपने? इम्परवियस रॉक या इम्परवियस रॉक चाहिए, जो हम कैप बोलते हैं, कैप रॉक बोलते हैं, कि उसको कैप कर दे कि वो, अब कुछ भी चीज़ अगर गैस है, आप देखिए तो अगर आपका वो सिलेंडर का वो नॉब खुला रह लीक, जाए, हाँ, तो लीक होके आपका सिलेंडर किसी दिन खाली हो जाएगा, आपको बिना पता चले। लेकिन आप उसमें एक वो लगा देते हैं ना बीच में, उसका जो रेगुलेटर या वो लगा देते हैं, वो बंद हो जाता है, तो वो क्या होता है, वहीं इकट्ठा रहता है। इसी तरह तेल और गैस है, या पानी भी, पानी के लिए भी वही है। अगर उसको बाहर जाने का रास्ता या फॉल्ट या क्रैक मिल जाता है तो स्प्रिंग की तरह बाहर आ जाता है। ठीक बात। अगर वो नहीं है तो आपको कुआं खोदना पड़ता है, है ना? तो डीपर उसमें रहता है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो वहीं पे ही इकट्ठा रहे, और हम उन चीज़ों को देखते हैं। देन साइस्मिक सर्वे करते हैं, जो कि आप बोलेंगे कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ साउंडिंग, जिसमें हर रॉक का डेंसिटी होता है और हर डेंसिटी का एक रिस्पॉन्स होता है इन टर्म्स ऑफ कि कोई भी वेव, हाँ, उसमें कितना फास्ट ट्रैवल करती है, उससे कितना रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्शन सर्वेज होते हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए डेटा, इसलिए कंप्यूटर सिस्टम्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो फिर साइस्मिक डेटा, जियोलॉजिकल डेटा, जियोकेमिकल डेटा प्लस रिमोट सेंसिंग, ये सब को एक तरह से इंटीग्रेट करके फिर वो स्टडी जब होता है, तो अब इसमें अनसर्टेनिटी है, जो नहीं दिखता है उसमें हर चीज़ में अनसर्टेनिटी है। तो हम लोग फिर अनसर्टेनिटी के डिफरेंट परसेंटेजेस निकालते हैं और फिर ये लाइकलीहुड देखते हैं कि कहाँ पर हो सकता है। क्योंकि अगर मेरा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे है तो उसको पाने के लिए पहले तो मेरा डेटा एक्विजिशन और इंटरप्रिटेशन में या उसको डेटा प्रोसेसिंग में ही आई हैव टू स्पेंड। मैम, आपने ONGC के बारे में बताया, अपस्ट्रीम जॉब है, किस तरह से आप लोग ऑयल एंड गैस खोजते हैं। खोज लिया मतलब आपने ऑन पेपर खोज लिया, आपने सिस्टम लगा के खोज लिया, आपको पता है यहाँ पे ऑयल है, 100% श्योरिटी होती है कि यहाँ पर है? नहीं, 100% तब भी 100% नहीं होती है। ऐसा भी हो सकता है, at the best it can be 60 to 70%। ऐसा भी हो सकता है कि वहां आपने ड्रिल किया और वहां नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत होता है। इनफैक्ट जो अगर आप दुनिया में सक्सेस रेट देखेंगे तो 5:1 माना जाता है। 5 बार मिलेगा, एक बार नहीं मिलेगा, या 5 बार नहीं मिलेगा और 5 वेल में से एक में मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम एक और काम करते हैं, जब हम लोकेशन वो कर लेते हैं तो हमको ये भी एक रफ एस्टिमेट ये भी करना पड़ता है कि वहाँ पर नंबर 1 क्या होगा, तेल होगा या गैस होगा, और या दोनों होगा, या फिर अगर हम, और उस समय का क्या करंट प्राइस चल रहा है, क्रूड प्राइस, और अगर हम उसको ड्रिल कर देते हैं तो 3 साल, क्योंकि डेवलपमेंट में टाइम लगता है उसको, मतलब प्रोडक्शन में लाने में, तो 3 साल डाउन द लाइन कितना क्रूड का लाइकली प्राइस हो सकता है। तो हम अलग अलग सिनेरियोज में उसका टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस भी करते हैं। अगर हमें वो सब इकोनॉमिक पड़ रहा है तो देन इट डज नॉट गेट अप्रूव्ड। और इसमें 4 टियर होते हैं अप्रूवल के, जो कि जैसे अगर मैं उस एरिया में काम कर रही हूँ तो मैं जब प्रपोज करूँगी कि भाई मैंने ये सब कर दिया है, सारा डेटा इंटीग्रेट हो गया, एवरीथिंग इज टाइंग अप, लाइकलीहुड है ये कि हमारे इस एरिया में हो सकता है, फिर मैं अपने सुपरवाइज़र को करती हूँ प्रेजेंट। फिर बेसिन मैनेजर, जो उस एरिया का, हमारे यहाँ बेसिन मैनेजर और एसेट मैनेजर का कॉन्सेप्ट है, तो जैसे बॉम्बे ऑफशोर बेसिन का एक बेसिन मैनेजर है, कृष्णा गोदावरी का एक बेसिन, तो फिर वो बेसिन मैनेजर के लेवल पे, और उसमें पीयर रिव्यू भी होते हैं, वो होता है। और लास्ट में जब वो, उसमें से क्या होता है कि अगर मैं सपोजिंग 4 लोकेशन ले गई, कटते कटते ऐसा भी हो सकता है कि मेरी बेसिन मैनेजर था, वो बोलेगा भाई बाकी तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, एक ही ठीक लग रही है। फिर उसको हमारा एक एक्सप्लोरेशन बोर्ड होता है जो कि डायरेक्टर लेवल पे होता है। वहाँ पर सब लोग जितने भी
उस एरिया में काम कर रहे हैं। सारे बेसिन मैनेजर्स होते हैं, जो हम L1 बोलते हैं, बेसिन मैनेजर्स। इंस्टीट्यूट R&D इंस्टीट्यूट भी है ONGC में, 8 R&D हैं, जिसमें से कि 5 R&D इंस्टीट्यूट एक्सप्लोरेशन में ही हैं। उनके हेड्स होते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके सामने वो प्रेजेंटेशन होता है जिसने प्रपोज किया है। जूनियर भी हो सकता है, E1 भी हो सकता है, E5 जो भी लेवल है। वहाँ पर फिर डेलिब्रेशन होता है और ये भी देखा जाता है कि भाई इतना तेल और गैस होना चाहिए कि मेरे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ पाए। और फिर दूसरा ये है कि कितने साल तक चलेगा ये फील्ड अगर मैं स्ट्राइक कर लेते हैं जी। तो वो सब कैलकुलेशन बिफोर अप्रूवल ही हो जाता है। एंड दिस इज़ ऑल रफ दिस थिंग, राइट। फिर उसके बाद में ड्रिलिंग होता है और मैंने बोला है वर्ल्ड एवरेज तो इतना है। इंडिया में हम लोग फिर भी 4 में से 1, 3 में से 1 और बेटर एवरेज हमारा दुनिया हमारा बेटर है। डिस्कवरीज आप बोलेंगे इतनी ज़्यादा नहीं, हमारे 26 सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं जो कि अलग अलग तरह के हैं। अगर आप इंडियन प्लेट का कहानी सुनेंगे तो वो पहले अंटार्कटिका, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर से जुड़ा हुआ था साउथ पोल में जी। वहाँ से टूटकर वो पूरा ट्रैवल करके तिब्बत से टकराया है तो हिमालय बना है। तो उसका वो ट्रैवल टाइम था। एक यूनिक टाइप का प्लेट है जो इंडियन प्लेट है, प्लेट कॉन्सेप्ट होता है जो आप साइज है ना। और उसमें 26 तरह के हमारे सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं। अब सेडिमेंट्री बेसिन क्या हुआ ये समझाइए मैम एक बार। सेडिमेंट्री बेसिन ये है कि आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो जैसे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गंगा का, ब्रह्मपुत्रा का जो है रिवर सिस्टम आता है। पानी के साथ में क्या आता है? मिट्टी आती सेडिमेंट है ना। छोटे-छोटे। हाँ, तो वो धीरे धीरे जब बेरी होने लग जाते हैं, जब दबने लग जाते हैं तो वो कंसोलिडेट हो जाते हैं, सॉलिडिफाई होने लग जाते हैं, है ना। तो ये जो सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं वो कभी किसी ज़माने में एक्चुअली दे वर डेपो सेंटर्स, वाटर बॉडीज, जहाँ पर कि पानी और वो रहा होगा। तो उसके बाद में जैसे हिमालय जो था वो टेथीस सी होता था। धीरे धीरे जब दोनों प्लेट आपस में आई तो बीच में वो उठने लग गया तो पानी तो नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे वो जो आपका माउंट एवरेस्ट है दैट इज़ मायोसीन, मतलब आज से 15 से 25 मिलियन ईयर्स पहले का मायोसीन का लाइमस्टोन है, उसका जो रॉक है, बर्फ तो है ही लेकिन नीचे जो रॉक टाइप है वो तब का है और वो सी का है। तो इसी तरह से ये डिफरेंट सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं। वो माउंट एवरेस्ट पे जो रॉक, क्या माउंट एवरेस्ट की रॉक की बात कर रहे हैं? हाँ, वो मायोसीन का रॉक हम एक्सेस कर लेते हैं मैम? नहीं, वो एस्टिमेटेड है क्योंकि वो हम जब कोलिजन हिस्ट्री भी करते हैं, जियोलॉजी क्या है सब कुछ पढ़ता है, सारे प्रोसेसेस, सारे लैंड फॉर्म्स, पास्ट में क्या था, कैसे हुआ, कितना उसमें से इरोड हो गया। तो इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइंस आई विल से। एंड उसमें आपको पूरा अर्थ का इवोल्यूशन जो है वो पता चलता है। कैसे अर्थ 2000 मिलियन ईयर्स अगो कैसे थी, कैसे वो हिमालय बना है, या कैसे साइस्मिक अर्थक्वेक्स आते हैं, वो सब वी स्टडी ऑल दैट। तो ये सेडिमेंट्री बेसिन से फिर हम लोग उसमें फिर वही रिजर्वॉयर और सोर्स हम उसको बोलते हैं जहाँ पर कि यू नो हाउ पेट्रोलियम इज, मतलब क्रूड ऑयल कैसे बनता है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब जो जीव, जैसे अभी समुद्र है और ऊपर से जैसे पेड़ पौधे का वो आ रहा है नदियों के थ्रू, तो प्लांट ऑर्गेनिक मैटर और एनिमल ऑर्गेनिक मैटर प्लस प्लैंक्टोनिक जो सी में जो होते हैं वो भी दबते चले जाते हैं मिट्टी के साथ में। और जब वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में पहुंचेंगे तो उनके जो प्रोटीन्स और वो लिपिड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ऑयल एंड गैस। तो वो प्रोसेस जनरेशन का, इसलिए मैंने कहा जियोकेमिस्ट्री भी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है उसका। तो एक्सप्लोरेशन जब हम करते हैं तो जैसे हमारा एक्सप्लोरेशन ONGC की अगर मैं बात करूं तो मुझे 7 डिसिप्लिन्स रिपोर्ट करते थे। जियोलॉजी तो है ही, उसके अलावा जियोफिजिक्स है, फिर रॉक फिजिक्स है, वेल लॉगिंग का जो देखते हैं, फिर केमिस्ट्री है या जियो केमिस्ट्री है, रिजर्वॉयर है, और उसके बाद में कंप्यूटर्स, क्योंकि प्रोग्रामर्स भी थे हम लोगों से अटैच्ड, वो है। फिर बायोस्टैटिग्राफर्स, अगर आपने जुरासिक पार्क देखी हो तो जो फॉसिल स्टडी करते हैं या वो बताते हैं कि इस रॉक का एज
65 मिलियन ईयर्स जी, है जी। या इसका 130 मिलियन ईयर्स है, तो वो उसमें जो फॉसिल्स प्रेजेंट रहते हैं वो किस एज में थे, जी फिर वो एक्सटिंक्ट हो गए, जी है ना। जैसे डायनासोर्स का अगर हम देखेंगे तो उनका एक पर्टिकुलर रेंज था एज का, जी जी उसके बाद में वो एक्सटिंक्ट हो गए। जी तो जिस रॉक में मिलेंगे तो मतलब फिर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये रॉक जो है कम से कम 65 मिलियन ईयर्स का तो है, उससे ओल्डर भी हो सकता है क्योंकि डायनासोर्स तो उससे पहले भी थे। या फिर जैसे हम गोंडवाना, जहाँ से बराकार से हमारा कोयला आता है, जी वो हमारा 230 मिलियन ईयर्स पुराना है। जी तो हमें वहाँ पे गोंडवाना फ्लोरा मिलता है, तब एनिमल्स का वो नहीं हुआ था, तो पेड़ पौधों का था। जी तो वो भी आइडेंटिफाई करके उनको पहचानना, वो भी इज़ अ पार्ट ऑफ माई डिसिप्लिन। मैम ऐसा, आगे मैं चलता हूँ आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं जानना, एक मेरे दिमाग में सवाल आया था, ऐसा ऐसी कोई एक बात भारत के बारे में, भारत की लैंड के बारे में, भारत में जो आपको बहुत फैसिनेट करती है, जो आपको अपने करियर के दौरान पता पड़ी और आपको लगती है कि यार ये कमाल की बात है, देश को पता होनी चाहिए, ऐसी कोई बात है? बहुत सारी है। एक अगर आप कोई बताएं मुझे तो। एक तो मैं हिमालय का ही बोलेंगे हम जी क्योंकि और वो खासकर आज के दौर में, जो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, जी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, तो ये जो पूरा सिस्टम है, हिमालयन सिस्टम, और ईस्ट टू वेस्ट में बोलूँगी, जी और सिर्फ भारत में ही नहीं, हम लोग तो जो जियोलॉजिकली पामीर नॉट जो वेस्ट में, जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और जी उसके जंक्शन पे है, वहाँ से लेके जो आप पूरा बेल्ट देखेंगे, अगर आप ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, राइट अप टू अरुणाचल, और उसके बाद में नीचे असम, ये जो अराकान जो चला जाता है, जो बर्मा के साथ, वो भी हिल्स हैं। जी तो एक्चुअली में ये माला की तरह है, या इट्स लाइक एन इन्वर्टेड यू। जी आप देखेंगे सॉल्ट रेंज, सुलेमान, किरथर, ये सब होते हुए पामीर नॉट आया, फिर आप कश्मीर से चलते हुए हिमाचल, अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे, उत्तराखंड हो गया, पूरा नेपाल का बेल्ट हो गया, देन यू गेट इनटू द नॉर्दर्न पार्ट, जो दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, देन यू गेट इनटू असम एंड अरुणाचल, और फिर उसको कर्व लेते हुए अगर आप मिज़ोरम, मणिपुर नीचे चले जाएं बर्मा तक, ये एक ही हिमालयन सिस्टम का पार्ट है। जी जब जो ये प्लेट इम्पिंज हुआ, तो जो बीच का सी था वो माउंटेन्स के जैसे राइज हुआ है, बिटवीन इंडो बर्मीज हो गया, या इंडो टिबेटन हो गया, या इधर से आप अगर अरेबियन प्लेट बोलिए। तो इसको स्टडी करना, और जियोलॉजी इज़ लाइक बिकमिंग मोर कॉन्शियस अबाउट द एनवायरनमेंट, और हम जो आज कर रहे हैं तो उससे इन पे क्या इफेक्ट हो रहा। आप बहुत सारा, मतलब आजकल एक और है कि भाई ग्लेशियर्स जो है रिट्रीट कर रहे हैं, लॉट ऑफ मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। आई मीन बिकॉज मैं तो ONGC में एडिशनल पोर्टफोलियो मेरा कार्बोनेट मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी का भी था, SDG का, तो वो भी देखा। आई एम लाइक my team, we made the net zero roadmap for ONGC when I was the director. Wow. तो ये जो स्टडी है, और हमारा कॉन्शियसनेस अबाउट हिमालयन एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम्स है, तो आई थिंक बहुत हेल्प करता है, और बच्चों को एक एहसास होगा कि हम लोग जो कर रहे हैं, ठीक है, आप बोलते हैं ऑयल एंड गैस या इवन कोल इज़ फॉसिल फ्यूल इज़ बैड, लेकिन अगर आप उसके बिना जी सकते हैं तो जी लीजिए, है ना। आई मीन जस्ट बैड माउथिंग इट, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो द थिंग इज सस्टेनेबिलिटी एंड कीपिंग अ होल्ड ऑन कंज्यूमरिज्म। अगर मैं आज, इतना पैकेजिंग आता है, घर पे खाना मंगा रहे हैं हम, 2 मिनट में करते हैं, उसका पैकेजिंग कहाँ से आ रहा है? आई डोंट थिंक कि इतना रिसाइकलिंग इंडिया में अभी प्रेवलेंट है। पॉसिबल तो है, प्रेवलेंट है कि मैं रीयूज का सारा वो कर रही हूँ। आई मीन some companies are using it as publicity, yes. So जो बोलते हैं ना ग्रीनिंग दी, वो तो ग्रीन वॉश करते, बहुत करते हैं, लेकिन आई थिंक बच्चों में अगर इस तरह का कॉन्शियसनेस, वो चाहे जो भी सब्जेक्ट ले, बट समवेयर अबाउट अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमरिज्म अगर हम रखें, तो एंड आई थिंक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेनाज, या आप देखते हैं, बोलते हैं कि यहाँ लैंडस्लाइड आ गया, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी, मैं तो बोलती हूँ, आई वॉज पार्ट ऑफ द सिल्कियारा जब वो हुआ था, तो हाँ, आई वॉज देयर फॉर 3 days। अच्छा। सो मतलब
we can contribute much more than we are contributing right now, or we are allowed to contribute right now. तो मेरा तो ये कहना है कि हमारा जितना experience and knowledge होता है, there's a lot of tacit knowledge which gets accumulated, which you are not there in the books and all. So I think you should encourage people to be participative in different kind of projects, engineering projects, जिसमें आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, and also making children aware. And I think I see a lot of hope in the youth of today as well as the children who are in schools. But making them aware is where our duty and purpose lies. तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अब चलिए आपका अप्रूवल हो गया, अब सबने मान लिया कि यहाँ पर ऑयल एंड गैस हो सकता है और ये इसका ROI भी निकल जाएगा, अब क्या होता है मैम? अब वहां पहुंचता कौन है, क्या प्रोसेस होता है, उसको ड्रिल करने का क्या प्रोसेस है, वहां किसको रहना पड़ता है, समंदर में मिला तो क्या करते हैं, पहाड़ों में मिला तो क्या करते हैं, कैसे आप लोग इस चीज को डील करते हैं? इसमें अगर हम पहले लैंड की बात करते हैं जी, आप उसको दो में ब्रॉड में डिवाइड कर दीजिए, एक लैंड पार्ट, एक ऑफशोर पार्ट. पहले हम लैंड वाला लेते हैं. लैंड वाले में रॉक टाइप तो हमारा मायने रखता है. इट हैज़ अ मीनिंग बिकॉज इफ़ यू आर ड्रिलिंग अ वेरी हार्ड रॉक टाइप तो जिस तरह के ड्रिल बिट आप यूज़ करेंगे वो डिफरेंट होगा. और दूसरा होता है डेप्थ. सपोजिंग मैं अगर 2-2.5 किलोमीटर का वेल कर रही है, 1500 का, जैसे हम गुजरात के स्टेट में या कैम्बे बेसिन जो बोलते हैं हम, वहाँ पर शैलो में मिलता है थोड़ा, मतलब एवरेज बता रहे हैं हम. डीपर वेल्स भी करें हमने, 5000 प्लस के वेल्स कैम्बे बेसिन में. तो 1500, 2000, 2500 में. तो रिग्स का भी अलग अलग हॉर्स पावर की रिग्स होती हैं, अलग अलग कैपेसिटी होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. तो शैलो के लिए हम टाइप 1 रिग्स यूज़ करते हैं. अगर हमारा 3 से 4, 4.5 किलोमीटर है तो टाइप 2 हमारे को चाहिए होगा. और अगर उससे डीपर है तो डेफिनेटली हमें टाइप 3 रिग चाहिए. क्योंकि क्या होता है कि जब हम ड्रिल करते हैं तो ड्रिल बिट होता है, पूरा एक बोरहोल असेंबली होती है जिसमें कि ड्रिल पाइप होता है जो रोटरी पे चलता है और वो उसको पत्थर को काटते हुए जाता है. सो वी इनिशियली स्टार्ट विद अ 36 इंच होल और वो उसको फिर हम केस करते जाते हैं कि कोलैप्स ना हो वॉल. तो उसके अलग अलग केसिंग पॉलिसी होता है, 3 केसिंग पॉलिसी, 4 केसिंग पॉलिसी, 5 केसिंग पॉलिसी. और अंत में जाके हमें 5 इंच या 7 इंच जो मेरा टारगेट डेप्थ है, मेरा ये वो है कि मैं वहाँ पर 5 इंच का मेरा होल रहेगा जब मैं उसको केस कर लूँगी. अब इसके लिए वी हैव टू डू द इंटायर प्लानिंग. वन इज़ द रिग टाइप, उसमें फिर केसिंग पॉलिसी होगा, कहाँ पर तक कौन सा केसिंग जाएगा. ये ड्रिलिंग टीम होती है हमारी, प्लस वी ऑल्सो डू ड्रिल ऑन पेपर. देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स विच आर अवेलेबल. वी यूज दोज सॉफ्टवेयर्स टू डिज़ाइन द वेल कि ये होगा. अब एंड देन वी डिसाइड. कॉस्ट भी होता है उसमें, ऑन टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी होगी, है ना. अब एक और इसमें एस्पेक्ट है जो कि बहुत कम लोग जानेंगे. अब हमने तो मैप्स पढ़ के बता दिया कि यहाँ पर करना है, यहाँ पर तेल है. बहुत टाइम्स पे ऐसा होता है कि वहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, यू विल नॉट गेट परमिशन बिकॉज ऑब्वियसली यू आर उनका अपना एक वो है, तो हाँ तो नहीं कर पाएंगे. कई बार ऐसे होता है कि जो लैंड एक्विजिशन, क्योंकि हमारे को 110 बाय 110 मीटर्स एरिया तो चाहिए ही होता अपना रिग सेट करने के लिए. तो उतना भी लैंड हमारे को आइदर वी बाय इट, आई मीन ONGC बाइज इट, और वी टेक इट ऑन लीज. ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है कि जिसका वो लैंड है वो आपको बेचना ही चाहे, नहीं देगा जी, है ना. या फिर कई बार ऐसे होता है कि वो नदी, पता चला कि नदी के बीच में आ रहा है वो पॉइंट, राइट. सो देन वी हैव टू ड्रिल डिविएटेड वेल्स, जो कि टेढ़े वेल्स होते हैं. अच्छा. तो हम लोग एक पॉइंट से ड्रिलिंग स्टार्ट करते हैं और हमें पता है कि हमारे को सपोजिंग 3000 मीटर पे इस पॉइंट पे पहुंचना है. तो हम उस वेल की ट्रैजेक्टरी, देन द वेल डिजाइन इज डन इन दैट वे. मैथ्स कम्स इनटू प्ले. It always is. Engineering is, मतलब हम लोग तो क्या है, we become, I mean I'm talking as a geologist, we become a jack of all.
हाँ। मुझे थोड़ा जियोफिजिक्स भी आता है, मुझे थोड़ा जियोकेमिस्ट्री भी आता है, मुझे थोड़ा इंजीनियरिंग भी आता है, जी। है ना। हाँ। और उसमें फिर ड्रिलिंग हाइड्रोलिक्स होता है हाँ। कि आप अगर 2000 मीटर पे जो पत्थर काट रहे हैं, क्योंकि उसको स्टडी करना है, जी। तो वो पत्थर कितने टाइम में आपका ऊपर आएगा, तो वो जो आप ड्रिलिंग फ्लूइड पंप कर रहे हैं उसके बिल्कुल। साथ में आता है जी, वो जी, जी। कटिंग्स, क्योंकि नहीं जी। तो नीचे ही इकट्ठा होता जाएगा, आप जी। उसी को काटते रहो। जी। तो दैट इज द होल हैज़ टू बी क्लियर्ड एज सून एज द रॉक इज कट। तो उसके लिए ड्रिलिंग फ्लूइड हाइड्रोलिक्स, मैंने तो ट्रेनिंग भी करी है जी। हैलिबर्टन की, जी। आई मीन व्हेन आई वाज इवन, क्योंकि आई वाज पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस, मैं तो वेल साइट पे भी रही हूँ एज अ वेल साइट जियोलॉजिस्ट, तो वो भी कैलकुलेट करना होता है। तो ये इट इज़ लाइक हम लोग सब चीज़ का हमारे को नॉलेज अक्रॉस सारे डिसिप्लिन का, कि मेरा कंपनी क्या कर रहा है, जी। फाइनेंस का भी थोड़ा होना सब चाहिए, समझना ज़रूरी टीम है। मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो आई मीन एज वी ग्रो इन द कंपनी, आई थिंक द सक्सेसफुल पीपल आर दोज हु आर कॉम्पिटेंट पीपल, जो ये सब भी सीखे, ये ना सोचे कि मैं जियोलॉजिस्ट हूँ भाई, तो मुझे बस मेरे को अपना इतना ही दायरा, जो कि बहुत प्रेवलेंट है, लोग साइलोज में जीते हैं। जी। माइन वॉज ऑलवेज एन इंटीग्रेटेड वर्ल्ड। जी। 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 एंड आई थिंक समवेयर बिकॉज आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो थोड़ा सा टीम रिस्क मैनेजमेंट टेकिंग, और हाँ टीम मैनेजमेंट तो है ही, बट रिस्क टेकिंग, यू नो, आप अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम से भी compete करते हो, बट देन यू स्ट्रैटेजाइज बिफोर दैट ना, कौन किसको मार्क करेगा, कौन कहाँ पे रहेगा, फास्ट ब्रेक किसको लेना है। सो आई थिंक दैट हैज़ हेल्प्ड ओवर द पीरियड। तो देन आप उसके लिए जाएंगे, तो दिस इज़ द लैंड पार्ट, इसमें रिग्स होती हैं, हम लोगों की अपनी रिग्स भी हैं ओएनजीसी की। वी हैव अराउंड 90+ rigs both on land and offshore। जी। और जो ऑफशोर की बात करते हैं, तो वहाँ पे वाटर डेप्थ कितना है, उसके लिए अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो 110 मीटर तक जैकअप रिग्स यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद में इट्स ड्रिल शिप, फ्लोटर है जी। तो जैकअप का तो आपको पता है, एज यू कैन सी इट हैज़ गॉट लेग्स, यू नो, आपने बहुत फोटोज़ भी देखी होंगे, है ना। तो वो शैलो वाटर, मुंबई हाई जो है वो हमारा जैकअप पे है, बिकॉज इट इज अ शैलो। के साथ में जब जाता हूँ अटल टनल पे, अटल टनल कह रहा हूँ, अटल सेतु पे वो एक जो ब्रिज बना है, उधर राइट में मुझे कई सारा रिग्स दिखती हैं, और वो प्लेटफॉर्म्स भी होंगे, प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म्स। एक बार आपने ड्रिल कर दिया एंड देन यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, सो यू हैव टू मेक अ प्लेटफॉर्म, जो कि फील्ड डेवलपमेंट। अलीबाग जाएंगे तो आपको रास्ते में बहुत सारी रिग्स दिखेंगी, वो सब प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म्स भी हैं। हाँ, उसमें प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म भी है। फिर क्योंकि अलग अलग वेल से एक जगह पे इकट्ठा करके फिर उसको पाइप किया जाता है उड़ान में, या वहाँ पर हम लोगों का जो ऑन लैंड फैसिलिटी है जहाँ पे आता है, फिर वहाँ से देन इट इज़ पम्प टू डिफरेंट रिफाइनरीज एंड डिफरेंट। आपने तो दुनिया भर में ये चीज़ें देखी होंगी, इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया होगा, दुनिया में सबसे बेस्ट कौन इस काम को करता है? अगर देखेंगे तो व्हाट आई विल से वेरी सक्सेसफुल कंपनीज आर एक्सॉन मोबिल जी, शेवरॉन है जी। उन कंपनीज में भी ये क्या है कि सम कंपनीज डेवलप एन एक्सपर्टीज फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब उस तरह के सेडिमेंट्री। टोटल है जैसे, वो अलग करता है, कोई गैस की तरफ ज़्यादा है, कोई डीप वाटर एक्सपर्ट है, जैसे शेल का है, वो डीप वाटर डेवलपमेंट में उनका माहिर माना जाता है। एक्सॉन तो ओवरऑल इट्स क्वाइट अ कॉम्पिटेंट वो, और देन ENI है। सो हर एक का एक ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी विजन है जिसके तहत वो लोग करते हैं, और आई थिंक दीज आर द गुड वंस एंड द companies who are making profits. Correct. तो लेकिन ONGC had a tie-up, you know, a technical tie-up with these company, studying different areas of the Indian sedimentary basins in the past 3-4 years. So I had an opportunity to interact with all of these companies जो big 6 हैं, उनकी टेक्निकल टीम से, बिकॉज हमारी भी टेक्निकल टीम एक पर्टिकुलर इंडियन यू नो बेसिन को स्टडी कर रही थी। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, जो कि लोग समझते हैं कि वेस्ट ही अच्छा है
या बाहर वाला ही अच्छा है. आई एम एब्सोल्युटली आई डू नॉट एग्री विद दैट. उन लोगों का काम करने का एक डिसिप्लिन्ड मैनर है. माइट बी दैट इज़ वेयर दे स्कोर हायर in terms of knowledge, in terms of technical capabilities. I think we are at par. Softwares हम almost same use करते हैं जो सर्विस कंपनीज में है, वो भी वही करते हैं, हम भी वही करते हैं. ओनली थिंग इज़ कि कहीं कहीं पे वो लोग अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो कि पहले ONGC भी करता था, अभी तो बंद कर दिया है पिछले एक दशक में. तो जो इंडिजिनाइज टेक्नोलॉजीज़ हैं कई कंपनीज़ की अच्छी हैं. और मैं एक्सॉन मोबिल की बात करती हूँ तो देयर servers where they had housed their servers. I mean, I was given a tour of their facility in Woodland in Houston. तो जहाँ पे उनके सर्वर्स पूरे सिस्टम्स वगैरह, वहाँ पर भी इंडियंस थे. है ना. उनके जो यहाँ पर GCCs है, यहाँ पे उन लोगों ने बैंगलोर में खोले हैं, एक्सॉन ने खोला है, शेल ने खोला है, शेवरॉन का है. 2,500-3,000 लोग या प्लस होंगे. दे आर ऑल इंडियंस. And from here they are tracking the activities of that particular company globally. Because हम लोगों का बहुत digitized world है. Correct. Right. We actually live on systems. Field तो हमारा हो जाता है, but I can sit here and in fact जो उनका, अगर आपने सुना होगा एक्सॉन का गयाना वाला जो उनका मेजर डिस्कवरी 2015-16 का है, अभी प्रोडक्शन में है. ऑल दैट द ड्रिलिंग एंड एवरीथिंग गेट्स मॉनिटर्ड फ्रॉम इंडिया. तो वी ऑलमोस्ट आर एट पार. ओनली थिंग इज माइट बी द वे वी फंक्शन, द वे द कंपनीज आर, द इंडियन कंपनीज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट. हाँ, थोड़ा सा हम लोगों का आई विल से फोकस उतना नहीं है. एंड आई वुड कंसिडर माई सेल्फ लकी, क्योंकि छोटे से ही राइट फ्रॉम E1 E2 somehow or the other I became part of some task force or the other. या कभी जब नया टेक्नोलॉजी इंटरप्रिटेशन के लिए इंट्रोड्यूस हुआ ONGC में, तो I was one of the trainees and then hands on work association रहा है. तो I mean I can say I give credence to that kind of a work approach कि जब काम है तो 100% है, and on the weekends never ever talk about work. अच्छा. So I somehow developed that kind of discipline for myself. I cannot talk about others, but when I'm in it, I'm 100% in it. जी. And if I'm partying, मुझे तब ऑफिस की बात नहीं करनी है. मैम, इंडिया में हुई कोई डिस्कवरी जो आपको बहुत ही प्राउड फील कराती हो? बहुत सारी हुई होंगी. सबसे कमाल की डिस्कवरी कौन सी थी इंडिया के अंदर? देखिए, बॉम्बे हाई की सब बात करते हैं, लेकिन KG हमारे यहाँ, मैं ये बता दूं कि जो हमारे 26 सेडिमेंट्री बेसिन हैं, आप असम का दिग्बोई छोड़ दीजिए. आज़ादी के बाद में एक बार हमें जब स्वतंत्रता मिली है, उसके बाद में 8 और बेसिन जो है, हम लोग उनको कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 बोलते हैं. कैटेगरी 1 बेसिन वो हैं जहाँ से कमर्शियल प्रोडक्शन आज की डेट में हो रहा है. ठीक है. गैस और ऑयल का. कैटेगरी 2 वो हैं जहाँ पर हमने कमर्शियल डिस्कवरी कर दी है, लेकिन प्रोडक्शन में लाना है. और कैटेगरी 3 पहले 4 भी होता था. कैटेगरी 3 और 4 बेसिन ये हैं जहाँ पर कि जियोलॉजिकली लेस लाइकलीहुड है बिग डिस्कवरीज का, या फिर वो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन. कैटेगरी 3 वो होता था. कैटेगरी 4 हम लोग पहले रखते थे, जिसमें कि हमें पता है कि यहाँ पर पेट्रोलियम सिस्टम जो है ना, जो मैं सोर्स, रिजर्वॉयर और कैप की बात कर रही हूँ, कि भाई पहले उसको जनरेट तो होना चाहिए वहाँ पे. अगर वही कंडीशन नहीं है तो आप तेल और गैस, ये भी एक पार्ट है जियोलॉजी का. ये पता करना है कि यहाँ कभी जनरेट ऐसे कोई सिचुएशन या ऐसा कोई स्थिति थी जो कि जनरेट हुआ होगा और फिर कहीं माइग्रेट हुआ होगा. तो उसमें से अदर देन असम, ONGC को अगर हम बोलते हैं तो वी हैव 7 डिस्कवरी, आई मीन 7 बेसिस जो हमने कमर्शियल किए जी, है ना. उसके बाद में 5 ऐसे हैं, 7 बेसिन वो हैं, 5 बेसिन ऐसे हैं जहाँ पे कि कमर्शियल डिस्कवरी है, डेवलपमेंट में है. ठीक है. और
अदर देन पहले ही बोलते थे अच्छा कैम्बे ही है, कैम्बे ही है, तो कैम्बे में हमारी 1959 कैम्बे और असम में फोकस था। फिर 74 में जो है बॉम्बे हाई का डिस्कवरी हुआ, तो क्योंकि ऑफशोर में जाने लग गए, हम लोग सोच रहे थे कि हम लोगों को कैम्बे जैसा कुछ मिलेगा, लेकिन ये लाइमस्टोन है। बाकी सब मतलब बॉम्बे की एक और यूनिकनेस है कि वो पूरा लाइमस्टोन में है, बाकी जगह सैंडस्टोन है, तो रिजर्वायर टाइप ही अलग है टोटली। और वो एक है। उसके बाद बोला भाई बॉम्बे है, ईस्ट कोस्ट में कुछ नहीं मिलेगा, तो पता चला ईस्ट कोस्ट में कृष्णा गोदावरी में मिल गया, गैस मिल गया। अगर आप रिलायंस का बात करते हैं, खैर हम लोग तो 1980 से ऑफशोर में भी, ऑन लैंड में तो था ही, ऑफशोर में भी फर्स्ट डिस्कवरी हमारी 1980 की डीप वाटर में। उस समय का डीप वाटर 200 मीटर माना जाता था, आज की डेट में 400 मीटर है। तो 300 मीटर के उसमें जीवन करके एक स्ट्रक्चर था, उसमें हमने तेल इस्टेब्लिश किया। फिर हम लोगों ने कावेरी ऑफशोर में किया है। तो इट्स ऑल अक्रॉस, मतलब विंध्यन में हम लोगों ने जो कि मतलब प्रोटेरोजोइक रॉक है, एकदम हार्ड रॉक है, बसॉल्ट की जैसे, उसमें भी हम उसको कमर्शियल हम लोगों ने गैस वहाँ इस्टेब्लिश किया है। एंड इफ आई से 2.5 years as a director on exploration, I can proudly say that I have 25 notified DGH notified discoveries to our credit. Wow. So which is a big number, जिसमें कि कावेरी was a huge success. People had given up, हम लोग ऑफशोर में गए, एंड वो भी एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे कि when I took over, जब ये था कि भाई सिर्फ केजी है, कावेरी में कुछ नहीं मिलेगा, तो when I went as a director for the first time to review, तो ये मतलब थोड़ा टीम क्या होता है ना, उनको लगता है कि अरे दूसरी जगह ज़्यादा है, हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्सॉन भी स्टडी करके गई है, वो भी करके गया है, कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने कहा आप दोबारा से डेटा देखिए। फिर एक और वेल ड्रिल था पास में, तो उसके जो सिग्नेचर्स थे और जो हमारे पास डेटा था वो कुछ सिमिलर लगे। देन आई टोल्ड देम, आई सेड नहीं, मैंने कहा आई सेड यू अगेन री स्टडी, एंड टचवुड द फर्स्ट वेल वी ड्रिल्ड विच इज़ नोन बाय द नेम ऑफ चोला, we got a discovery there. Wow. In the offshore, in deep waters, ultra deep water, मतलब 2000 प्लस का पानी का गहराई है वहाँ पे। Anyway, bathymetry has got nothing to do it. Only thing is कि आपकी technical, the capability of the drill shape, वो सब ज़्यादा मायने हो जाता है। About subsurface तो वही है। Then महानदी was another thing. आजकल एक अंडमान का बहुत चर्चा है, ये क्या है मैम? अंडमान भी हमारा एक कैटेगरी 2 बेसिन है। ONGC ने 1980 में, मतलब डिस्कवरी हो गई है कमर्शियल, लेकिन अभी प्रोडक्शन चालू नहीं। हम लोगों ने 1980 में डिस्कवरी करी थी। उसके रिजर्व्स भी हम क्योंकि अपनी बुक्स पे लेते हैं, बिकॉज दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कंपनीज एसेट्स। बिकॉज आपने अगर सोना खोजा है तो आप कहीं तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी है। तो वी हैड टेकन इट इन आवर रिजर्व्स, बट अगर आप अंडमान वैसे भी एज अ टूरिस्ट ट्रैवल करेंगे तो कितना दूर है, ठीक है, देयर इज़ नो इंफ्रास्ट्रक्चर देयर। और अनफॉर्चुनेटली आफ्टर दैट डिस्कवरी वी डिड नॉट गेट एनी अदर डिस्कवरी। तो उसको कमर्शियल वे में डेवलप करना, वो कंपनी की बुक्स में काफ़ी दिनों तक वो रिजर्व्स हमने रखे। देन वी गॉट देम डिलीटेड बिकॉज हमने कहा कि इसको रख के, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी मोर दिस थिंग वैल्यू आउट ऑफ। हाँ, तो अगर आप बोलेंगे कि अंडमान में गैस है, अंडमान में गैस है, वो तो 1980 से पता है हमें जी। हमने तो रिजर्व भी बुक कर रहे थे, है ना, हमें वहाँ का जियोलॉजी भी पता है। तो अभी कितना रिजर्व है, क्या फ्लो रेट है, क्या प्रेशर है, वो तो कहीं पे मुझे मिला नहीं है। और जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितना है, तो मेरे हिसाब से अगर हमारे को 5 या 6 TCF गैस मैं वहाँ पर नहीं इस्टेब्लिश कर लेती हूँ, उसका ROI और उसका RRR अगर हमें करेंगे तो मुश्किल होगा। बिकॉज आप सोचिए इतना दूर आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ऊपर से वो गैस है, इट्स नॉट ऑयल, the whole project economics changes if it is oil and gas, if it is oil only, if it is gas only। तो
यस, आई मीन इट इज़ गुड कि पर उसमें कुछ मुझे कोई खास बात नहीं है, मुझे कोई ऐसा कुछ नया चीज़ नहीं लगा। ठीक है, आपने एक नया एरिया में किया है एंड उसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि प्रोफेशनली, बिकॉज आई वॉज अ पेट्रोलियम सिस्टम जी मॉडलर एंड एन एनालिस्ट, तो जिसमें हम ये पूरा सेटअप हर बेसिन का जी असेस करते हैं, जी तो इन अ वे आई नो वेयर टू पुट माई मनी। जी 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 जैसा कि आप बता रहे हैं, ठीक ठाक ऑयल हम लोग को मिल चुका है अपने देश में भी। 88% आज भी हमारी जो नीड्स हैं हम बाहर से पूरी करते हैं। क्या वो दिन आपको पॉसिबल दिखता है जहाँ 100% हम इंडिया डिपेंडेंट हो जाएंगे? हमारे हो सकता है ये? इतना तेल, इतना रिजर्वायर्स हमारे पास हैं? मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं कोट करूंगी बिकॉज रिजर्व नंबर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं जी। पर ये मेरा पूरा विश्वास है। देखिए, एक होता है कि खोज करना, ठीक है। अब आप अगर ये मेज़ ले लेते हैं, मुझे एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पर ड्रिल कर लिया जी, तो अगर मैंने एक वेल किया और मेरे पास और कुछ डेटा नहीं है जी, तो द स्टैंडर्ड एंड वी फॉलो ग्लोबल स्टैंडर्ड इन एस्टिमेशन ऑफ रिजर्व्स आल्सो। जब हम नीचे हम एस्टिमेट करते हैं तो एक PRMS करके एक वो वर्ड वो है जो कि सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स का वो है। एवरीवन फॉलोज दैट, द डेफिनेशंस, हाउ यू डिफाइन योर रिजर्व। उसमें P1, P2, P3 रिजर्व होते हैं। 10 वाले में आपको 90% श्योरिटी है कि इतना तो हो गई, 2 में आपको 50% है और 3 में आपको 10% है। जब तक मैं एडिशनल डेटा और नहीं ले लूँगी तो आई विल ओनली बी अलाउड टू एस्टिमेट 500 मीटर्स अराउंड द वेल बोर। ठीक है, चाहे मेरा ये पूरा भरा हो, मैं इतना ही एस्टिमेट करने मेरे को अलाउड है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप ये देखिए कि एक वेल में इट इज़ नॉट ओनली वन लेयर। आप अगर केक इमेजिन करिए विच इज़ अ मल्टी लेयर्ड मल्टी कलर्ड केक जी, ये अर्थ वैसे ही है जो आप कलर को आप रॉक टाइप या रिजर्वायर से, एक वेल में आपको 8-10 लेयर भी मिल जाएंगे। बॉम्बे हाई की अगर हम बात करते हैं जी, तो आई हैव मोर देन 13-14 मेजर जोन्स जी, तो एक ही जगह पे मुझे इतना एक्सेस है जी। दूसरा मैं ये कहती हूँ कि और हमारे पास बहुत सारी डिस्कवरीज अभी अनडेवलप्ड है जी। आप एक DSF सुनते होंगे, डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड्स, ये और प्रोडक्शन एनहांसमेंट कॉन्ट्रैक्ट TEC और DSF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि ONGC ने जो डिस्कवरी करी उसको डेवलप नहीं किया। ठीक है, अब क्यों नहीं किया उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर हम इनको, और मेरा ये कहना है कि जो हम अच्छा है वो हम अपने पास रखें एज अ कंपनी। I'm speaking from ONGC's point of view, but which I think requires more capital or is a little more difficult. Let me give it away to any bidder. देश के लिए आएगा ना तेल। दूसरा, आप अगर आएंगे प्रोडक्शन में, अगर आप पानी की बात करते हैं, आपने खेत में देखा होगा किसान, नदी है पास में तो ठीक है आपको पानी डायरेक्ट है, नहीं तो वो नीचे बोर करके बोरवेल से निकालता है। अब बोरवेल में कई बार ऐसा होता है पानी अपने आप नेचुरल प्रेशर से आ जाता है। सेम इज़ द केस विद ऑयल एंड गैस। एक लिमिट तक वो, जब तक उसका इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता सरफेस उसके साथ में, वो सेट हो जाता है। दूसरा ये है कि देन यू हैव टू पुट अ टुल्लू पंप। करेक्ट, सेम इज़ द केस विद ऑयल। ओके, तो आप वेस्टर्न उसमें देखते होंगे सकर रॉड पंप्स, सो दे आर एनहांस्ड ऑयल रिकवरी। तो एक इम्प्रूव्ड ऑयल रिकवरी होता है जो इनिशियल स्टेज में होता है, फिर सेकेंडरी रिकवरी है, फिर टर्शरी रिकवरी है जी। आई डोंट थिंक वी आर वेरी गुड एट द सेकेंडरी और द टर्शरी रिकवरीज। दूसरा एक रिकवरी फैक्टर होता है। अगर मैं एक फील्ड में मैं बोलूँगी कि यहाँ पे 100 मिलियन टन है, तो मैं फिर कैलकुलेट करूँगी कि इससे मैं कितना निकाल सकती हूँ जी। तो इफ़ यू सी ग्लोबल एवरेज ऑफ गुड कंपनीज, है ना, डिस्कवरी करना, क्योंकि मैंने बताया 5 या 4 या 3 में से एक ही कर पाएंगे। तो जो डिस्कवरी किया है, जितना डिस्कवर किया उसको आप मैक्सिमम खींच पाएं, दैट इज वेयर योर इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन स्किल्स लाई। करेक्ट, ओके। सो वर्ल्ड ओवर फॉर ऑयल रिकवरी फैक्टर्स हैव गॉन अप टू 60-70%। मतलब जितना मिला उसका 60-70% आप निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं। और हम वी आर वे बिलो, वे बिलो, या 20%, या
तो मेच्योर फील्ड बोलते हैं, ये मेच्योर फील्ड है। डिक्लाइनिंग तो देखिए नेचुरल फिनोमेना है। मेच्योर फील्ड बोलना वो उम्र में थोड़ी मेच्योर होता है, उसका भी एक डेफिनेशन है। इफ़ यू हैव एक्सट्रैक्टेड मोर देन 50% ऑफ द ऑयल, देन इट इज़ कॉल्ड अ मेच्योर फील्ड। जी, आप चाहे उस ऑयल को आपने 3 साल में निकाला या 30 साल में निकाला, जी, 30 साल का हो गया इसलिए वो बूढ़ा हो गया, ये नहीं है। जो कि हमारे यहाँ थोड़ा ये दोनों चीज़ों को मिसकंसेप्शन है। एंड फॉर गैस रिकवरीज आर अप टू 90% वर्ल्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। दूसरा ये है कि बहुत सारी जगह हमारे पास गैस है लेकिन ऑफ टेक नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में मैं देखती हूँ उसका कोई बायर ही नहीं है, या वो ग्रिड से नहीं जुड़ा है या पाइप से नहीं जुड़ा है। और गैस बीइंग नॉट सो easy to store और not so commercial, और उसका रेट उतना नहीं है। तेल निकलेगा तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा पैसा मिलेगा। गैस हम कई बार जो है जाने देते हैं। तो लेकिन आई बिलीव एंड टोटली माई पर्सनल व्यू, गिवन अ चांस आई मीन और इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय डबल नंबर्स इन अ ईयर। मतलब अगर एक बहुत एफिशिएंट सिस्टम होता तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग बहुत आसानी से अपनी रिक्वायरमेंट खुद मीट कर रहे होते हैं। और ये जो यूएस आप एफिशिएंसी बढ़ाइए, आप ड्रिलिंग का एफिशिएंसी बढ़ाइए, आप वेल कंप्लीशन का एफिशिएंसी बढ़ाइए, आप प्रेशर्स। आई हैव सीनियर्स एंड आई हैव कोलीग्स हु आर वर्किंग इन कंपनीज लाइक सऊदी अरामको, दे वर्किंग इन बिग कंपनीज अक्रॉस शेल है। तो वो बोलते हैं कि हम तो प्रोडक्शन ही प्रेशर मेंटेनेंस से स्टार्ट करते हैं, है ना। हम लोगों के यहाँ थोड़ा सा अलग, थोड़ा लेड बैक प्रैक्टिस है। तो प्रोडक्शन हैज़ टू इम्प्रूव मच मोर। तो प्रोडक्शन टीम्स रियली, अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में जाएं, then production teams have to really come at par with them. The drilling teams have really got to come at par with the global efficient standards. मैं तो इतना कुछ इमेजिन ही नहीं कर रहा था कि इतना कुछ भी है इस दुनिया में। हमें तो ONGC सुना था मैम, इसके आगे क्या है हमें पता ही नहीं था। बट मैं आपका जेके सुपर पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैम। बहुत ही कमाल की बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे ये पता है कि हमने तो जो सीखा, अगर बच्चे ये पॉडकास्ट देखेंगे या यंगस्टर्स ये पॉडकास्ट देखेंगे, उनका इस फील्ड की तरफ इंक्लिनेशन कितना बढ़ेगा। आपके सीनियर्स ये पॉडकास्ट देखेंगे, दिल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू मैम, योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ यू एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, द काइंड ऑफ वर्क दैट यू हैव डन सो फार। सो जेके सुपर पॉडकास्ट पे आने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल द टीम एंड जेके सुपर पॉडकास्ट। थैंक यू।